हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बीएमएस के सेकंड प्रॉफ का रसशास्त्र और भेषज कल्पना का पहला चैप्टर जो परिभाषा प्रकरण है उसका आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले पार्ट 4 तक में 1 से 4 तक में हमने कई टॉपिक्स को कवर किया है और आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो आज के जो टॉपिक हैं वो ये हैं कि पहला टॉपिक निमज्जन, फिर भर्जन, मारण, अग्निपाक, पुटपाक, कूपीपाक, भानुपाक, स्वांगशीत, सत्वपातन, शुद्धावर्त, बीजावर्त और द्रुति। आज हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? निमज्जन। तो निमज्जन क्या होता है? बहुत ध्यान से समझिएगा, रसशास्त्र जल्दी समझ में तो नहीं आता, लेकिन कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगा। ठीक। देखिए क्या होता है निमज्जन। किसी द्रव्य को डुबाकर रखने की प्रक्रिया को निमज्जन कहा जाता है। अच्छा, द्रव क्या होता है? द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड। द्रव मीन्स क्या होता है? लिक्विड। और द्रव्य मीन्स क्या होता है? कोई पदार्थ या कोई मतलब कोई भी चीज़ हो गई। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पदार्थ। ठीक है। तो ये डिफरेंस है द्रव और द्रव्य में। तो क्या बोला जा रहा है कि किसी द्रव में द्रव्य को, यानी कि द्रव मतलब किसी लिक्विड में द्रव यानी किसी पदार्थ को डुबा कर रखने की प्रक्रिया को, यहाँ पे क्या होगा? की। डुबा कर रखने की प्रक्रिया को निमज्जन कहा जाता है। जैसे हमने कोई लिक्विड चीज़ ली, यानी कि पानी जैसे लिया हमने और उसमें कुछ डुबा कर रख दिया। जैसे मान लीजिए उसमें हमने किशमिश डुबा के रख दिया, तो हमने क्या किया? द्रव लिया, लिक्विड यानी कि पानी लिया, और द्रव्य मतलब लिया हमने किशमिश। तो हमने किशमिश को द्रव यानी कि लिक्विड में यानी कि जल में हमने डुबा कर क्या कर दिया? रख दिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं। डुबा कर रखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? निमज्जन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिया है? वत्सनाभ। तो मुझे वत्सनाभ शोधन में वत्सनाभ के छोटे छोटे टुकड़ों को गोमूत्र में निमज्जन कर धूप में 3 दिन तक रखते हैं। इसी क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? वत्सनाभ शोधन में जब हम वत्सनाभ को शोधन करते हैं तो क्या करते हैं? जो वत्सनाभ होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को कहाँ रखते हैं? डुबाकर गोमूत्र में, यानी कि गाय के मूत्र में। तो जो गोमूत्र में हम डुबा कर रखते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम निमज्जन कहते हैं। और कब तक रखते हैं? इसको डुबाकर धूप में रखते हैं। कब तक? 3 दिन तक रखते हैं। ठीक है। 3 दिन तक इसे डुबा कर रखते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं। आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भर्जन। तो भर्जन क्या होता है? क्या है? किसी स्नेह की सहायता में द्रव्य को अग्नि पर पकाने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। ठीक है। पकाने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। तो क्या बोला गया है? किसी स्नेह की सहायता। ठीक है। स्नेह की सहायता में द्रव्य को अग्नि पर, स्नेह क्या होता है? स्नेह क्या होता है? तो स्नेह के जो अंतर्गत आएगा, जैसे कि घी हो गया, ठीक है, तेल हो गया। तो आप देखे होंगे कभी कि घर में हमारे जैसे माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, तो वो जैसे कुछ बनाती हैं तो किस पे बनाती हैं? कढ़ाई पे। मान लीजिए कोई चीज़ बना रही तो कढ़ाई पहले क्या डालती हैं? स्नेह डालती हैं, यानी कि जैसे घी डालती हैं। अब जैसे घी डाल लिया, अब घी में कुछ और क्या डाल दिया? द्रव्य डाल दिया। कुछ और द्रव्य का अर्थ ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें हलवा बनाना है, तो हलवा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले कढ़ाई को चढ़ाते हैं और फिर उसमें स्नेह यानी कि घी डालते हैं और फिर उसमें
हलवे का द्रव्य यानी कि या हमने सूजी डाल दिया या चावल बोल रहा हूँ, सूजी डाल दिया या आटा डाल दिया, ठीक है। तो मूंग का बनाना है तो मूंग को डाल दिया। तो फिर क्या करते हैं, उसे हम स्नेह के साथ भर्जन करते हैं, यानी कि भूंजते हैं। भर्जन का अर्थ क्या होता है, भूंजना। तो इस भूंजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं। तो वही बोला है कि किसी स्नेह की सहायता में द्रव्य को अग्नि पर पकाने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है, ठीक है। पकाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। या आप एक ये कह सकते हैं कि किसी द्रव्य को आग पर, तवा या पात्र में भूनना। आग पर क्या किया गया, तवा चढ़ाया गया या कोई पात्र चढ़ाया गया, उसमें भूंजना, ताप देना या सुखा देना, या सुखा देना। तो जैसे रसशास्त्र है, तो रसशास्त्र में हम क्या करते हैं, कोई धातु लेते हैं या उपधातु, क्या करते हैं, कोई धातु लेते हैं या उपधातु लेते हैं, ठीक है, या कोई रसायन ले लिया तो उसको शुद्ध करना, ठीक है। धातु धातु रसायन को शुद्ध करना या संस्कार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अच्छा, भर्जन का उद्देश्य क्या होता है, तो भर्जन का उद्देश्य क्या होगा कि द्रव्य का जो द्रव्य रहेगा उसका क्या करना है, जलीय अंश को हटाना होता है। क्या होता है, जलीय अंश को हटाना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो आपका द्रव्य है उसको क्या करना, भुरभुरा बनाना। क्या बनाना, भुरभुरा बनाना। भाई जब सुखा देंगे, उसका जलीय अंश हटा देंगे, उसके अंदर का जो द्रव है, द्रव यानी कि लिक्विड चीज़, ठीक है, मॉइस्चर जो है उसको हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, अब भर्जन करने से क्या होता है, दूषित गुण भी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। और क्या होता है, औसत के गुणों को क्या करता है, बढ़ाता है। औसत के गुणों को बढ़ाता है, जो औसत बना रहा है उसके गुण को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में क्या है, गैरिक को घृत भर्जन के माध्यम से शोधन करना। जैसे गैरिक लिया और घृत भर्जन के माध्यम से शोधन कर लिया। कैसे करते हैं, कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में क्या करते हैं, घी को डालते हैं, और घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद क्या करते हैं, उसमें गैरिक डाल देते हैं। अब गैरिक को भूंजना शुरू कर देते हैं। तो जब गैरिक को भूंजते हैं तो वही क्या कहलाएगा, गैरिक का भर्जन कहलाएगा, ठीक है। वही गैरिक का क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए गंधक का हमें भर्जन करना है, गंधक का भर्जन करना तो हम क्या करेंगे, शुद्ध गंधक को लेंगे और कढ़ाई में घी हो या गोमूत्र हो उसमें मिलाकर क्या करते हैं, उसे भर्जित करते हैं, उसे भूंजते हैं। तो उससे क्या होगा, जो गैरिक के जो उसके शुद्ध गंधक के अंदर जो नमी होगी या जो अवशिष्ट अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उड़ जाती हैं या निकल जाती हैं। इससे क्या हो जाता है, उसका गैरिक का उसका शुद्ध गंधक का क्या होता है, भर्जन हो जाता है, ठीक है। आई समझ में बात। आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मारण देखते हैं। तो मारण का महत्व क्या है, मारण का महत्व क्या है, धातु तथा खनिज द्रव्य उपयोगी औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मारण करने से क्या होता है भाई, मारण मतलब क्या होता है, मारना, ठीक है। तो मारण का अर्थ क्या होता है, कोई धातु हो या खनिज हो, ठीक है, उपयोग उसमें क्या करते हैं, उपयोगी औषधि के रूप में क्या करते हैं, भस्म बना लेते हैं। तो क्या होता है, ये भस्म में परिवर्तित हो जाता है। तो मारण यही है, कुल मिला के भस्म में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है उसे मारण कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो भस्म रूप में परिवर्तित होने के पश्चात क्या करता है, एब्जॉर्बेबल हो जाता है और एस्टिमेबल हो जाता है, ठीक है। जब भस्म रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेबल हो जाएगा, एब्जॉर्ब करने की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। एस्टिमेबल हो जाता है। फिर क्या है,
द्रव के गुरु, कठिन तथा रुक्ष, लघु, गुड़, मृदु और श्लक्षण हो जाते हैं। द्रव क्या हो जाते हैं? गुरु, कठिन, रुक्ष, लघु, गुड़, मृदु और श्लक्षण हो जाते हैं मारण से। तो द्रव की प्रयुक्त मात्रा कम हो जाती है और शीघ्र कार्य करने वाली हो जाती है। जब हमने भस्म बना लिया तो क्या होता है? द्रव की प्रयुक्त मात्रा, जितना हमने मात्रा लिया था वो क्या होती है? कम हो जाती है। भाई भस्म मतलब क्या होता है? जला देना, जला के राख बना देना, यानी भस्म बना देना। ठीक है, तो क्या करता है ये? द्रव की प्रयुक्त मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, ये मात्रा कम कैसे हो जाती है? तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमने लिया क्या, खूब सारा द्रव ले लिया। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, अपामार की क्षार बनाना है मान लीजिए। तो अपामार को हम लोग लेते हैं, अपामार मान लीजिए हमने ले लिया 8 किलो। कितना ले लिया? 8 kg ले लिया। अब इस 8 kg को हम लोग क्या करेंगे? जला देंगे। किस में जलाएंगे? कढ़ाई में जला देंगे। ठीक है, जब कढ़ाई में क्या करेंगे? जला देंगे। तो जलाने के पश्चात क्या हो जाएगा? हमें मिलेगी क्या? राख, यानी कि ऐश। हमें क्या मिलेगा? राख मिलेगी। तो ये जलने से पहले ज़्यादा था या जलने के बाद जब राख बन गया तब ज़्यादा होगा? नहीं, पहले ज़्यादा था और जब राख हो गई तो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, जलने से पहले क्या था? ज़्यादा था। आई बात समझ में? तो वही बोला गया है कि द्रव की जो प्रयुक्त मात्रा वो क्या होती है? जलने के बाद कम हो जाती है तथा शीघ्र ही कार्य करने वाली हो जाती है। तथा शीघ्र ही क्या होती है? कार्य करने वाली हो जाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा? अग्निपाक। ये अग्निपाक होता क्या है? तो जो अग्निपाक है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? एक तो हो गया अग्नि। तो अग्नि का मतलब क्या होता है आपको पता होगा? आग या ताप कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ताप कह सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या होता है? पाक। तो पाक तो पाक तो सुनने से ही समझ में आ रहा है कि मतलब पकाना। पाक का मीन्स क्या होता है? पकाना। तो अग्निपाक किससे मिला? 2 शब्दों से, एक अग्नि से मिला, दूसरा पाक से, मतलब आग में पकाना। ठीक है, तो क्या है? हांडी आदि में द्रव्य को रखकर उसे चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि प्रदान करने की प्रक्रिया को अग्निपाक कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि हांडी में या किसी और उसमें पात्र में द्रव्य को रख कर उसे चूल्हे में, ठीक है, चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि प्रदान करने की प्रक्रिया को अग्निपाक कहा जाता है। आई बात समझ में? तो अग्निपाक क्या होगा भाई कि किसी हांडी में या किसी पात्र में द्रव को रख दिया जाएगा, उसे कहाँ चढ़ा देंगे? चूल्हे में चढ़ा देंगे। तो जब चूल्हे में चढ़ा देंगे फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग? अग्नि प्रदान करेंगे, यानी अग्नि प्रदान करेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। इसकी जो ये प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अग्निपाक कहते हैं। इस प्रक्रिया को अग्निपाक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? ताम्र भस्म, जैसे तांबे की भस्म को बनाना। या आप ये कह सकते हो कि द्रव को अग्नि पर पकाकर भूनना, इससे क्या होता है? शोधन होता है। इसे शोधन संस्कार भी कह सकते हो। ठीक, ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? धातु हो गई, उपधातु हो गई, या कोई खनिज हो गया, उसको शुद्ध कर दिया जाता है इससे। अग्निपाक देकर क्या करते हैं? शुद्ध कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होगा? शुद्ध तो कर दिया हम लोग, इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा इससे? इसमें जो धातु है उसकी क्या होती है? अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। धातु की क्या होती हैं? अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। अशुद्धियाँ निकल जाती, ठीक है। और क्या होता है?
और ये होगा कि औषधि शक्ति जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, औषधीय शक्ति बढ़ जाती है। आई बात समझ में? ये हो गया अग्निपाक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पुटपाक। तो सराव संपुट के माध्यम से पाक की प्रक्रिया को पुटपाक कहा जाता है। ठीक है, सराव क्या होता है, सराव क्या होता है? तो सराव आपने देखा होगा कि गाँवों में या शहरों में भी जो बड़ी वाली दियाली होती है, घड़ा होता है, घड़ा सही नहीं बन रहा, समझ लीजिएगा। ये जैसे घड़ा बनाया हमने, तो घड़े के ऊपर जो ढकने के लिए एक दियाली रखी जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सराव कहते हैं। सराव को शराब मत समझ लीजिएगा, शराब अलग है और शराब अलग है, ये सराव है, वाह है। तो घड़े में ढकरी जो दियाली ढकी जाती है उसी को क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। तो इस दियाली को क्या करते हैं, कैसे रखते हैं, एक दियाली ऐसे लिया और ये ऐसे हो गई और दूसरी दियाली इसके ऊपर से ऐसे ढक देते हैं, तो यही क्या बन जाती है, सराव। फिर इसमें क्या करते हैं, चारों तरफ कपड़ा मट्टी कर देते हैं, ठीक है, इसका जो ये जॉइंट वाला पार्ट है इसको अच्छे से बंद कर देते हैं, तो यही हो गया सराव संपुट। तो क्या बोला जा रहा है, सराव संपुट के माध्यम से पाक की प्रक्रिया को पुटपाक कहा जाता है। क्लियर? और क्या है, भस्म निर्माण सामान्य रूप से इसी विधि से किया जाता है। जो भस्म का निर्माण है वो सामान्य रूप से इसी विधि से किया जाता है। ठीक है, सराव जो पुटपाक है या भस्म है, तो भस्म निर्माण की जो सामान्य प्रक्रिया वो इसी से किया जाता है, इसी विधि से किया जाता है। ठीक है, और इसका महत्व क्या है, तो महत्व ये है कि ये क्या करता है कि खनिज को क्या कर देता है, भस्मीभूत कर देता है, भस्म रूप में बना देता है। ठीक है, ये भस्म रूप में बना देता है। और पुटपाक से जो धातु पाचन है, धातु जो है वो पाचन योग्य हो जाती है और शरीर के लिए बहुत हितकारी होता है। ठीक है, शरीर के लिए क्या होता है, बहुत हितकारी होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कूपी पाक। अभी कूपी पाक क्या होता है, तो कूपी पाक जो है आप जैसा कि देख रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, एक कूपी, दूसरा क्या है, पाक। ठीक है, अच्छा कूपी मीन्स होता क्या है, तो कूपी मीन्स होता है बोतल, कुप्पी, सुना होगा आपने कुप्पी, तो कूपी क्या हो गई, बोतल हो गई। और पाक क्या होता है, पहले ही बताया था मैंने अभी, पाक मतलब पकाना, पाक का मतलब क्या होता है, पकाना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना कूपी पाक। तो क्या होता है, कूपी में द्रव यानी कि कुप्पी में द्रव को रख कर पाक करने को कूपी पाक कहा जाता है। जैसे हमने एक बोतल लिया, बोतल में किसी द्रव को रख दिया और फिर पका दिया, तो वही बोला गया है, कूपी में द्रव को रख कर पाक करने की प्रक्रिया को कूपी पाक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या करते हैं, द्रव को कांच की कुप्पी में यानी कांच की बोतल में बंद करके नियंत्रित मात्रा में पकाया जाता है, नियंत्रित अग्नि में पकाया जाता है। ये नहीं कि इकट्ठा अग्नि बढ़ा दिया, नियंत्रित अग्नि में पकाया जाता है। ठीक है, कांच की बोतल लेते हैं। अच्छा ये कूपी पाक करते क्यों हैं भाई, कूपी पाक अगर कर रहे हैं तो ये कर क्यों रहे हैं, तो किस लिए करेंगे, देखिए पारद और गंधक या कोई अन्य खनिज पदार्थ हुआ तो उसमें विशिष्ट औषधियाँ बनाने के लिए जाता है, उसकी विशिष्ट औषधियों को बनाने के लिए जाता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो द्रव्य है उसकी विषहीन और रस उपयोगी रूप में बनाने के लिए किया जाता है, बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें विष है तो विष को विषहीन बना देते हैं, उसके विष को ख़त्म कर दिया जाता है ये क्रिया करके।
क्लियर। जैसे इसके द्वारा कुपीपक्व रसायन क्या होते हैं, रस सिंदूर आदि का निर्माण किया था। किसका निर्माण, रस सिंदूर का निर्माण किया जाता है। और किसका निर्माण किया जाता है, रस परपटी। किसका, रस परपटी। और क्या हो सकता है, मकरध्वज ध्वज। क्या होगा, मकरध्वज ध्वज। याद करते चलिएगा अच्छे से। और गंधक रसायन कह सकते हैं आप, गंधक रसायन आदि। ठीक है, इन सब चीज़ों को कुपीपाक में किया जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भानुपाक। अब ये भानुपाक क्या होता है, यहाँ भी देखिए दो वर्ड आ रहा है निकल के, कौन कौन सा, एक भानु आ रहा है, एक क्या आ रहा है, पाक आ रहा है। तो भानु मीन्स क्या होता है, सूर्य, और पाक मीन्स पकाना। भानु मीन्स सूर्य होता है, पाक मीन्स पकाना होता है। तो इसका एक शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा कि सूर्य की किरणों से द्रव्य को पकाना। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, सूर्य की किरणों से किसको पकाना, द्रव्य को पकाना। यही क्या कहलाता है, भानुपाक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, भानुपाक कहलाता है। ठीक है। तो पात्र में लोहे को त्रिफला क्वाथ में रख कर तेज धूप में रख देते हैं। सूर्य के ताप से त्रिफला क्वाथ क्या होता है, सुखाने की प्रक्रिया को भानुपाक कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि पाक में लोहे को, पात्र, कोई पात्र लेंगे, ठीक है, उसमें लोहे का कोई पात्र लेंगे, उसमें त्रिफला क्वाथ में रख कर तेज धूप में रख देते हैं। ठीक, फिर क्या है, सूर्य के ताप से त्रिफला क्वाथ को सुखाने की प्रक्रिया को भानुपाक कहते हैं। तो कुल मिला के इतनी सी बात समझिए कि जो सूर्य की किरण आ रही है तो उससे एक ताप मिल रहा है, तो उस ताप में त्रिफला क्वाथ को सुखाना क्या कहलाता है, भानुपाक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, भानुपाक कहलाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्वांग शीत। स्वांग शीत अर्थात अग्नि में पाक हो जाने के पश्चात उसके अपने आप ही ठंडा होने देने की प्रक्रिया को स्वांग शीत कहा जाता है। मीन्स जैसे हमने क्या किया, किसको गर्म किया, मिल्क को गर्म किया। ठीक है, मिल्क को हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब मिल्क का अपने आप ही क्या होना, ठंडा हो जाना। मिल्क का अपने आप ही यानी कि रखे रखे थोड़ी थोड़ी देर में क्या हो जाना, ठंडा हो जाना, क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, ठंडा होना, स्वांग शीत कहलाएगा। ठंडा होना क्या कहलाएगा, स्वांग शीत कहलाएगा। आ गई बात समझ में। तो वही बोला जा रहा है कि अग्नि में पाक हो जाने के पश्चात, जब अग्नि में पका दिया दूध को, उसके अपने आप ही ठंडा हो जाने की प्रक्रिया को स्वांग शीत कहा जाता है। समझ गए। तो मोटा मोटा बात इतनी सी है कि ठंडा, अपने आप ही ठंडा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांग शीत कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक सत्वपातन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, सत्वपातन। तो क्षार वर्ग अम्ल वर्ग, ध्यान दीजिएगा, क्षार वर्ग और अम्ल वर्ग तथा द्रावण वर्ग की औषधियों के साथ किसी धातु के खनिज को अथवा अभ्रक माक्षिक आदि द्रव्य को सत्वपातन कोष्ठी में तीव्र धमन करते हैं। उससे क्या होगा, मूल द्रव का जो भार है, सार भाग है, वो प्राप्त हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, सत्व कहते हैं। और तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सत्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्वपातन कहते हैं।
तो बहुत ध्यान समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ सत्तोपातन क्या होता है कि जैसे क्षार वर्ग हो गया, अम्ल वर्ग हो गया या द्रावण वर्ग हो गया, तो इनकी जो औषधियाँ होती हैं, किसी किसकी, क्षार वर्ग की, अम्ल वर्ग की और द्रावण वर्ग की जो औषधियाँ होती हैं, तो उन औषधियों के साथ कोई धातु मिलाई गई या खनिज मिलाया गया। ठीक है, औषधियों के साथ कोई धातु या खनिज को या अभ्रक को, माक्षिक को आदि द्रव्य को सत्तोपातन कोष्ठी होती है, उसमें तीव्र धमन करने से क्या करते हैं, तीव्र धमन करते हैं, तीव्र अग्नि में धमन देते हैं, धमनी के साथ। ठीक है, तो जब धमन करेंगे तो उससे क्या होगा, मूल द्रव्य का जो सार भाग है वो निकल आएगा। भाई मूल द्रव्य जो होगा उसका सार भाग निकल आएगा। धमनी देंगे, तीव्र अग्नि की धमनी देंगे तो क्या होगा, उसका सार भाग क्या होगा, निकल आएगा, यानी प्राप्त हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, सत्व कहते हैं। जो सार भाग यानी एक्सट्रैक्ट जो निकला वो क्या होता है, सत्व होता है। और जो ये जो प्रक्रिया की जा रही है इसी को क्या कहते हैं, सत्तोपातन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सत्तोपातन कहते हैं। आई समझ में। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, तुत्थ लिया, तुत्थ का जो रासायनिक का फार्मूला है वो क्या है, CuSO4। तो जब हमने तुत्थ लिया तो तुत्थ का सत्तोपातन करने से क्या होता है, ताम्र धातु प्राप्त होती है। ठीक है, हमने तुत्थ लिया और तुत्थ का क्या कर दिया, सत्तोपातन कर दिया। तो जब सत्तोपातन कर देंगे, तीव्र धमनी देकर सत्तोपातन करते हैं, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, ताम्र धातु प्राप्त होती है। ठीक है, इससे हमें ताम्र धातु प्राप्त होती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुद्ध आवर्त। ठीक है, तो ये शुद्ध आवर्त क्या होता है, तो शुद्ध आवर्त जो है इसको, जैसे जब अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित होकर, अग्नि जो है अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो गई, जल गई अच्छे से, तो उसमें जो श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ चमकने लगती है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जब अग्नि अच्छी प्रकार से क्या होगी, प्रज्वलित होगी, जलेगी, तो श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ क्या करती, चमकने लगती है। श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ क्या करती, चमकने लगती है, तब उसको शुद्ध आवर्त कहते हैं। अच्छा, यह समय जो होता है वो सत्व निकलने का होता है। अभी हम लोग सत्व की बात करे थे ना, सत्व की बात किया गया था अभी। तो जब सत्तोपातन कर रहे थे, अग्नि को तीव्र धमन कर रहे थे, तो एक्सट्रैक्ट निकल के जो आ रहा था वही सत्व था। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जब अग्नि क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से, ये हमने अग्नि लगाई, अब ये अच्छी प्रकार से जल रही है, अग्नि क्या कर रही, जल रही है। तो जब ये जलते जलते अग्नि क्या आती है, श्वेत वर्ण की हो जाती है, श्वेत वर्ण के साथ चमकने लगती है, तो उससे क्या होता है, उसी समय क्या निकलता है, एक्सट्रैक्ट निकलता है। यानी कि क्या निकलता है, सत्व निकलता है। तो ये सत्व निकलने का समय होता है, इसी को क्या कहते हैं, शुद्ध आवर्त कहते हैं। यही क्या कहलाता है, शुद्ध आवर्त कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा और लगे हाथ नोट्स को बनाते हुए चलिए। ठीक है, नोट्स को बनाते हुए चलिए, और फिर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बीज आवर्त। बीज आवर्त, तो बीज आवर्त जैसे देखने में ही समझ में आ रहा है कि बीज और आवर्त दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, अच्छा आवर्त मतलब क्या होता है, घूमना। आवर्त का मतलब क्या होगा, घूमना। तो क्या हो जाएगा, बीज आवर्त का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे बीज लिया है, उसके मतलब एक समान छोटे छोटे गोल कण जो होते हैं, ठीक है, वही जो घूमने की जो प्रक्रिया है उसी को बीज आवर्त कहा जा रहा है। ठीक है, शोधन कर दिया जाता है उसका। तो क्या बोला है, द्रवित किए जाने वाले द्रव्य के समान ज्वाला दिखने वाला काल उस द्रव्य के द्रवीभवन को क्या करता है, बताता है। इस काल को बीज आवर्त कहते हैं। इस काल क्या कहते हैं, बीज आवर्त कहते हैं।
मतलब ये कह सकते हैं कि पारद का जो संस्कार होता है, ठीक है, या जब पारद को हम लोग गंधक के साथ बार बार घोंटते हैं, ट्राइचुरेट करते हैं, मर्दन करते हैं, घूर्णन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म होकर छोटे छोटे कण जो बन जाते हैं, बीज के आकार के छोटे छोटे कर्ण बन जाते हैं, वही क्या कहलाता है, बीज आवर्त कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, बीज आवर्त। ठीक है, तो द्रवित किए जाने वाले द्रव के समान ज्वाला दिखने वाला काल उस द्रव के द्रवीभवन को बताता है तथा इस काल को बीजावर्त कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। एक बार फिर से बताता हूँ, जब हम पारद का संस्कार करते हैं तो क्या करते हैं, पारद और गंधक के को क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद खूब घोंटते हैं, मिक्स करते हैं, ट्राइचुरेट करते हैं, मर्दन करते हैं उसका, ठीक है, या घूर्णन करते हैं। तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे बीज के आकार क्या होते हैं, कण हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आकार के जो बीज के कण बन रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, बीज आवर्त कहलाता है। यही बीजावर्त कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, द्रुति। द्रुति, ये द्रुति क्या होता है, तो द्रुति जो है वो ध्रुव धातु से बना हुआ है। किससे बना है, ध्रुव धातु से बना है, ठीक है, द्रुति जो है वो ध्रुव धातु से बना है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, पिघलना। अर्थ क्या होता है, पिघलना, ठीक है, या क्या होना, तरल हो जाना, तरल होना। आई समझ में। तो कोई धातु हो गई या खनिज हो गया, उसका विशेष विधि से उसको पिघला कर द्रव रूप में बनाना, ठीक है। कोई क्या हो गई, धातु हो गई या खनिज हो गया, फिर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, विशेष विधि से पिघलाना। क्या करना, विशेष विधि से पिघलाना। तो इस पिघलाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, द्रुति कहलाती है, ठीक है। तो जब पिघल जाएगा तो क्या होता है, वो द्रव रूप में चेंज हो जाएगा। तो यही जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, द्रुति कहलाती है। तो वही बोला जा रहा है कि विशिष्ट औषधियों तथा तीव्र धमन से लोहे आदि धातु को द्रव रूप में करने को द्रुति कहा जाता है। बोला गया ना, विशिष्ट औषधियों को क्या करते हैं, तीव्र धमन से लोह आदि धातु को द्रव रूप में बनाना, ठीक है। द्रव रूप में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्रुति कहलाती है, द्रुति कहलाती है। तो द्रुति का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, किसके लिए, धातु शोधन के लिए। किसके लिए, धातु शोधन के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब शोधन करें तो आते हैं क्या होगा, जो उसकी औषधि है, औषधि की अशुद्धियां दूर हो जाती, और जब औषधि की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी तो क्या होता है, औषधि की शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रुति के लक्षण। टॉपिक क्या है, वो तो द्रुति का ही पार्ट है, द्रुति के लक्षण। तो कोई पात्र लेंगे, उस पात्र में, ठीक है, क्या करते हैं, पात्र लेंगे और उसमें कुछ रखेंगे, कोई धातु रखेंगे, तो द्रा रूप में रहना, रखे रहने और चमकदार हो जाना। भाई द्रुति के लक्षण क्या हो जाएंगे, ये चाहे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो द्रुति होती है, तो द्रुति का जो लक्षण होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, द्रुति के लक्षण। तो इसमें क्या करते हैं कि पूरी तरह से पिघला देते हैं, ठीक है। और जब पिघलाएंगे तो क्या होगा,
एक नया रस जो द्रव प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे पारद की द्रुति में क्या करते हैं, पारद और गंधक के मिश्रण से पारद क्या होता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई ताम्र लिया या शीशा लिया, तो जब उन धातुओं को क्या करते हैं, द्रुति करते हैं, तो इससे क्या कर रहे हैं, द्रुति करके एक रासायनिक योग तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, रासायनिक योग तैयार कर लिया जाता है। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु और खनिज को विशेष प्रक्रिया के द्वारा द्रव रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, द्रुति कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्रुति कहलाती है। ठीक है, आई बात समझिए। और द्रुति जो है, तो द्रुति के लक्षण जैसे क्या क्या हो जाते हैं, संपूर्ण पिघलाव कर देना। ठीक है, क्या कर देना, लिख दे रहा हूँ मैं, संपूर्ण पिघलाव कर देना। ठीक, और क्या होता है, स्वच्छता, क्या होगा, स्वच्छता। तो स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, तो जब ये द्रव रूप में आने पर उसमें कोई अशुद्धि ना रह जाए, खुरदुरापन ना हो, वही क्या होता है, स्वच्छता होता है। और क्या होता है, स्निग्धता, स्निग्धता। ठीक है, द्रव में कोई चिकनाई जो है, जो चिकनाई दिखाई दे, वही क्या होती है, स्निग्धता। क्या लिख सकते हैं, चिकनाई। ठीक है, तप्त सहिष्णुता, तप्तता कह सकते हो। ठीक है, तप्तता या नहीं, तप्तता सहिष्णुता। ठीक है, तो तप्तता सहिष्णुता क्या होता है, मतलब कि जो वह द्रव है वो उच्च ताप पर भी क्या रहे, स्थिर रहे और उड़े ना। तो क्या लिख सकते हो आप, स्थिर रहे, उड़े ना, या उड़ ना जाए। ठीक है, और क्या कह सकते हो, एक रसता, एक रसता। एक रसता क्या होता है कि द्रुति जो होती है उसमें कोई ठोस कण शेष ना रहे। जब द्रुति हो तो द्रुति में क्या हो, कोई भी ठोस कण ना रहे। ठीक है, कोई भी ठोस कण ना रहे, पूरा पदार्थ जो है वो समान रूप से द्रवित हो जाए। मीन्स कि पूरा पदार्थ समान रूप से द्रवित हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सारे कुछ लक्षण थे, 2 3 4 5। ठीक, ये सारे कुछ लक्षण थे। आई बात समझ में, द्रुति क्या होता है। तो आज के टॉपिक्स यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेक्चर्स को कंटिन्यू रखिए और शेयर करिए, अपने बैचमेट्स को शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, ताकि ये सभी को समझ में आए और सभी को पता लगे। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्लियर? और आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। ठीक है, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आगे जो लेक्चर्स आते रहेंगे, अभी अलग अलग सब्जेक्ट भी, सारे सब्जेक्ट का हम स्टार्ट करेंगे, तो आगे भी जो लेक्चर्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो।
ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए। यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।